Hello everyone. So welcome to the third lecture of trigonometry. Okay. आगे बढ़ने से पहले आगे कुछ और पढ़ने से पहले ज़रा हम लोग पिछला जो हमारा टॉपिक था उसके ऊपर कुछ और 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, फिर आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग किए थे साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला, है ना। और tan के लिए भी ये सारी चीज़ें थी। फिर इसके बाद हम लोग 3 एंगल्स के लिए भी देखे थे, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं सब के बेसिस पे एक बार हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके और फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन है, प्रूव करना है। ओके, प्रूव करना है √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री इक्वल टू 4, ठीक है। मैंने बताया था पहले ही कि cosec और sec के लिए तो कोई फॉर्मूला आप लोग याद रखते नहीं है, जब भी हमें cosec और sec दिखाई दे जाए, है ना, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे। √3 cosec 20 माइनस sec 20, तो तुरंत ही उसको हम अपना साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर जरा एलसीएम लेके अगर इसको और सिंप्लीफाई करें, √3 cos 20, है ना, माइनस साइन 20 डिवाइडेड बाई साइन 20 इंटू कॉस 20। ओके, अब यहाँ पर ये एक चीज़ आ गई, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मल्टीप्लिकेशन साइन और कॉस का है, ऊपर जो है वो डिफरेंस है, और कोफिशिएंट भी जो हमें दिख रहा है यहाँ पे √3 और यहाँ पे 1, है ना। तो इस न्यूमरेटर को, इस तरीके के न्यूमरेटर को हम लोग किस प्रकार एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, या तो साइन या तो कॉस, है ना, ये मैं इसी लेक्चर में आगे बताने वाला हूँ। ओके, तो तब तक के लिए हम लोग इस वाले क्वेश्चन को अभी होल्ड करते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं बताऊँगा हम लोग फिर से इस पर रिविजिट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, x प्लस वाई का वैल्यू अगर 45 डिग्री दे दिया, है ना, फिर हमें प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड मेरा, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1 प्लस tan x, फिर से tan y प्लस tan x इंटू tan y, ये चीज़ मिल गया। जैसे ही हमको tan ऑफ x इंटू tan ऑफ y दिखा, ठीक है, और साथ में इनका सम भी दिखा, tan x प्लस tan y, तो तुरंत ही समझ में आ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं tan ऑफ a प्लस बी या tan ऑफ x प्लस वाई वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा होगा यहाँ पे। tan ऑफ x प्लस वाई क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan ऑफ x प्लस वाई को लिख सकते हैं, tan ऑफ x प्लस वाई लिखा जाएगा tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। और चूँकि x प्लस वाई 45 डिग्री है, तो इसलिए जो है tan 45 डिग्री वो 1 हो गया, है ना। अब यहाँ से देखो, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा tan x प्लस tan y इक्वल टू, दूसरी साइड में आएगा -1 माइनस ऑफ tan x इंटू tan y करके, है ना। और फिर ये जो माइनस वाला टर्म है, इसको अगर हम दूसरी साइड में ट्रांसपोज कर दें तो ये पूरी चीज़ का जो वैल्यू है ये 1 है, यहाँ से दिख रहा होगा। तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, सही है। सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसको आप स्वयं करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग फ़िलहाल। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसके पिछले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन करा था जिसके अंदर हमने प्रूव करा था tan 70 डिग्री इक्वल टू, बस वो tan के फॉर्म में था, बस यहाँ पे cot है ना, ये जो cot लिखा हुआ है, आई कैन राइट दिस एज cot 70 को मैं लिख सकता हूँ tan 20, कैसे, ऐसे कि हमने 70 को इस प्रकार से लिख दिया 90 माइनस 20, तो cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, है ना। और उसी तरीके से
यहाँ पर भी cot 40 है, तो cot 40 की जगह पे हम लिख सकते हैं tan 50, और ये वाला पार्ट हम लोग प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अगर भूल गया होगा तो एक बार दोबारा देखना, या फिर अगर तुमने नोट्स बना रखा है तो वहाँ तुम्हें दिख जाएगा ये क्वेश्चन। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये, है ना, फार्मूला याद दिलाने के लिए बस, कि साइन ऑफ ए का वैल्यू जो है 3/5 है, कॉस ऑफ बी का वैल्यू जो है वो 12/13 है। ए और बी साथ में ये बता दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं 0 से π/2 के बीच में। तो हमने लिखना है साइन ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू, हमें फार्मूला याद है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ साइन ए और कॉस बी का वैल्यू तो दिया हुआ है, लेकिन इस कॉस ए और साइन बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया हुआ है तो क्या हुआ, हम लोग डिटरमाइन तो कर ही सकते हैं। कैसे? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल जब भी बोला जाए तो कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया तो हम सारा कुछ बता सकते हैं उसका, राइट एंगल ट्रायंगल से। अगर हम इसको ए एंगल बोल देते हैं इसको, तो यहाँ पे साइन मतलब इस वाले एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज ये सॉरी परपेंडिकुलर ये माना जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया अपना, तो पाइथागोरस से ये 4 आ जाएगा। तो क्या लिखना है हमने, कॉस ए लिखना है ना। सो कॉस ए देखो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, इट्स 4/5। और वैसे ही यहाँ पर अगर मैं इस वाले एंगल को बी बोल देता हूँ तो 12/13 कॉस बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जैसा हो गया ना। तो पाइथागोरस फिर से अप्लाई करोगे तो ये 5 के इक्वल आ जाएगा, जो हमारा परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हम लोग साइन ऑफ बी लिख सकते हैं, एंड दैट विल बी 5/13। ठीक है, मतलब ये ट्रायंगल बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, आप साइन ऑफ ए से कॉस ऑफ ए ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कॉस ए विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी करो, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, आंसर तो सेम ही आएगा चाहे जैसे जिस मर्जी मेथड से किया जाए। तो बस अब आपके पास सारा कुछ वैल्यू है, वैल्यू पुट करोगे, आंसर लिखोगे, और ये चारों पार्ट जो है ये आप खुद कर लोगे अब, क्योंकि आपको ये फॉर्मूले सारे याद हैं, और वैल्यू भी इनमें जो भी 4 चीज़ों की वैल्यू लगने वाली है, यूज होने वाली है, ज़रूरत पड़ने वाली है, वो सब कुछ हम लिख चुके हैं पहले ही। ओके, तो ये आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, है ना, थोड़ा दिखने में ख़तरनाक सा क्वेश्चन लग रहा होगा मे बी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, एक तो प्रूफ करना है ये। ओके, अब किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि ये प्रूफ वाले क्वेश्चन तो जो है कैसे पूछे जाएंगे, मतलब हमारा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, तो प्रूफ वाले क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो इस वाले क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, देखो यहाँ पे ए रख दिया, यहाँ पे बी रख दिया, और आपसे ऑप्शन में पूछ लेंगे पहला ऑप्शन कि ए का वैल्यू जो है वो 101 है, बी का वैल्यू जो है वो 50 है। दूसरा ऑप्शन ऐसे बना दिया कि ए का वैल्यू जो है वो 50 है, बी का वैल्यू 101 है, इस तरीके से कुछ और ऑप्शन बना दिया, एक कोई और ऑप्शन बना दिया ना नाम देज करके, है ना। तो सवाल कोई सा भी बन सकता है। ओके, फिलहाल हम लोग प्रूफ वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे बाहर में लिखा हुआ था 50, अंदर में यहाँ लिखा हुआ था 101। ठीक, अब कैसे प्रूफ करें, एक बार लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर किया जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा ये है ना, तो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब देखें जरा एक बार हम लोग, ये तो खैर पता ही होगा कि सिग्मा का मतलब क्या है, सिग्मा स्टैंड्स फॉर समेसन, है ना, सिग्मा हमें समेसन बताता है मतलब। और वेरिएबल क्या है सिग्मा का वेरिएबल जो है वो 1 है, और कहाँ तक, सॉरी के है, के का वैल्यू जो है वो 1 से 100 तक जा रहा है, मतलब लोअर वैल्यू इज़ 1, अपर इज़ 100। तो 1 से स्टार्ट करना है के का वैल्यू। चलो के का वैल्यू अगर 1 रखें सो इट विल बी साइन एक्स, कहाँ पे रखना है, यहाँ पे, है ना।
सो साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ 101x, क्योंकि के का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 101 माइनस 1 जो है वो 100 हो जाएगा। मैंने गलत लिख दिया, ये 100x ये चीज़, ठीक है। ये एक टर्म है, प्लस ये वाला ब्रैकेट मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बीच में प्लस दूसरा टर्म अगर लिखूँ मैं, साइन ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 99x, प्लस ऐसे करते हुए लास्ट वाला टर्म मुझे क्या मिलेगा। तो लास्ट में तो मुझे क्या रखना है, k का वैल्यू 100 साइन 100x और इंटू कॉस ऑफ क्या मिला, 100 में से यहाँ माइनस 100 करेंगे तो 1 कॉस x, ये हो गया। एक बार हम सेकेंड लास्ट टर्म जो होगा वो भी देख लेते हैं। सेकेंड लास्ट टर्म में हम लोग k का वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं, 99। k का वैल्यू 1 से लेकर 100 तक जा रहा है, तो लास्ट वाला 100, सेकेंड लास्ट वाला 99 के लिए। तो यहाँ k का वैल्यू अगर 99 रखा जाए तो हमें मिलेगा साइन 99x इंटू कॉस ऑफ 2x, ठीक। ये हमने इसका पूरा जो है एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो लिख लिया। इसी चीज़ को कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे सिग्मा के फॉर्म में ये लिखा हुआ था। अच्छा, अब यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी बन रही होगी, कुछ फार्मूला जिससे कंबाइन हो रही है सारे टर्म्स, है ना। तो अगर अब तुम ऑब्जर्व कर पाओ यहाँ पे देखो, पहला टर्म और सबसे आखिरी वाला टर्म, पहला टर्म और सबसे आखिरी वाला टर्म देखो, लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर मैं इस वाले एंगल x को a बोल दूँ, 100x को b बोल दूँ, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, ये लिखा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अब तो पता चल ही गया होगा ये क्या होता है। तो साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो साइन ऑफ a प्लस बी करेंगे, 100x प्लस एक्स विल बी 101x, ये हो गया साइन 101 x, है ना। अच्छा, अब तुम एक बार खुद से देख सकते हो कि सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म को अगर तुम ऐड करो, एक साथ कंबाइन करो, तो फिर से वही सेम फार्मूला बनेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए प्लस बी करेंगे तो 99 प्लस 2 101 फिर से आ जाएगा। तो ये साइन ऑफ 101x फिर से दोबारा आएगा। और इस तरीके से कितने टर्म होंगे, तो टोटल यहाँ पर 100 टर्म्स लिखे हुए थे, और 100 टर्म में से दो टर्म आपस में कंबाइन होकर ये साइन 101x दे रहा है अपने को। तो ये 50 बार ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो इस तरीके के 50 टर्म्स मिलेंगे, है ना। और सारे इक्वल हैं। एक चीज़ को 50 बार जोड़ने का मतलब होता है कि उस एक चीज़ में आप 50 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। दिखने में भले ही क्वेश्चन खतरनाक सा था, लेकिन फार्मूला अपने को याद रहना चाहिए। द क्वेश्चन इज वेरी इजी। ओके, अब हम आगे और बढ़ेंगे। एक और टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर थीटा का वैल्यू दिया है π/5, तो इस वाले समेसन की वैल्यू क्या होगी, ठीक। थीटा का वैल्यू जो है π/5, वो तो छोड़ो अभी, वो तो बात की बात है। कभी भी आपको ऐसे समेसन के अंदर tan के दो प्रोडक्ट ऐसे दिखाई दें, tan ऑफ समथिंग इंटू tan ऑफ समथिंग, ठीक है ना। जो कि ये समेसन है, हमें पता है कि समेसन जो है, ये सिग्मा का जो साइन है, ये हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि इसको सम या डिफरेंस के मतलब फॉर्म में लिख लिया जाए। किसको, ये जो पूरी चीज़ यहाँ लिखी हुई है, ये जो पूरी चीज़ लिखी है, इसको हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इसको सम या डिफरेंस के फॉर्म में लिख लें। फ़ायदा क्या होगा ये करने से कि जो हमारा सिग्मा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक। या मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक टर्म माइनस दूसरा टर्म आया, ठीक है, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में भी एक टर्म माइनस दूसरा टर्म आया, तो कुछ टर्म्स वहाँ से कैंसिल होने लगे। तो ये सब खैर तभी हो पाएगा जब ये प्रोडक्ट को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर पाएँ डिफरेंस में। अब वो करने का तरीका देखो यहाँ ध्यान से।
tan का ये जो एंगल लिखा है इस पे ध्यान दो। tan का ये जो एंगल लिखा है, एक है एंगल आर थीटा, दूसरा है आर प्लस वन इंटू थीटा। अगर मैं आर प्लस वन में थीटा मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये चीज़, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, थीटा। थीटा इस सिग्मा के लिए कांस्टेंट है, थीटा दिख रहा है, थीटा सिग्मा का वेरिएबल जो है ना वो आर है, ठीक है। तो थीटा तो खैर वो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि पाई बाई 5 है, तो डिफरेंस ही कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग देखो क्या करेंगे यहाँ पे, इस बात को हमेशा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेने की ज़रूरत है। बहुत बार तुम्हें इस तरीके के सीरीज देखने को मिलेंगे। अब हमें इतना पता चल गया कि ये जो tan थीटा है, tan थीटा को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो क्या मिलेगा देखो, tan a माइनस tan b, ठीक है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस इन दोनों का ही प्रोडक्ट आ जाएगा, tan ऑफ आर थीटा इंटू tan ऑफ आर प्लस वन इंटू थीटा, ठीक है। और ये हमारे पास में tan थीटा था। अब यहाँ से मैं इस चीज़ का वैल्यू जो है, इस चीज़ का वैल्यू लिख सकता हूँ। पहले तो इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो मिलेगा, इस पूरी चीज़ को ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये पूरी चीज़ को यहाँ ले आते हैं और tan को इधर भेज देते हैं, ओके। तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, 1 प्लस tan आर थीटा इंटू tan ऑफ आर प्लस वन थीटा इक्वल टू tan ऑफ आर प्लस वन इंटू थीटा माइनस tan आर थीटा होल अपॉन tan थीटा, ठीक। फिर चूँकि मुझे इस इतने चीज़ की वैल्यू लिखनी है, तो ये जो 1 बचा हुआ है इसको भी भेज दो दूसरी तरफ। तो tan ऑफ आर थीटा इंटू tan ऑफ आर प्लस वन इंटू थीटा इक्वल टू ये हो गया tan ऑफ आर प्लस वन थीटा माइनस tan आर थीटा अपॉन tan थीटा, और इधर से आ गया राइट हैंड साइड से -1, ठीक। अब सिग्मा के अंदर अब हम लोग इस वाले वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो अब ये जो चीज़ हमको लिखनी थी, ठीक है। अब इसका वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा। अब इसको हम लोग सिग्मा आर फ्रॉम 1 to 8, अब मैं पूरी जगह पे ये वाली चीज़ से रिप्लेस कर देता हूँ इसको। तो tan ऑफ आर प्लस वन थीटा माइनस tan आर थीटा अपॉन tan थीटा, और सिग्मा चूँकि तुम्हें पता होगा कि ये माइनस प्लस के ऊपर तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो यहाँ पे सिग्मा ऑफ 1 और आर का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक गया, 8 तक, ठीक। अब ये काफ़ी सिंपल हो गया है, इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये देख लीजिए tan थीटा जो लिखा है, सिग्मा का वेरिएबल इज आर है ना, सो थीटा tan थीटा इज कांस्टेंट फॉर अस, तो ये 1 अपॉन tan थीटा मैंने बाहर लिख लिया। उसके बाद देखो, अगर मैं आर का वैल्यू 1 पुट करूँगा तो हमें मिलेगा tan 2 थीटा माइनस tan थीटा, पहला ब्रैकेट। आर का वैल्यू अगर मैं 2 रखूँगा तो मिलेगा tan ऑफ 3 थीटा, ये करके है ना। ऐसे ही अगर हम लोग आर का वैल्यू 8 पुट करेंगे तो tan ऑफ 9 थीटा माइनस tan थीटा, ये हो गया, और यहाँ तो आ गया -8। अब देख लीजिए फ़ायदा क्या हुआ इतना करने से, जब ये डिफरेंस में कन्वर्ट हो गया तो देखते रहिए, ब्रैकेट का पहला टर्म नेक्स्ट ब्रैकेट के दूसरे टर्म को कैंसिल कर रहा है, तो ये पहला टर्म नेक्स्ट ब्रैकेट के दूसरे टर्म को कैंसिल करेगा। सेकंड लास्ट ब्रैकेट का पहला टर्म लास्ट वाले के दूसरे टर्म को कैंसिल कर देगा।
क्या क्या बच जाएगा हमारे पास में, 1/tan थीटा, एक तो ये बच गया और ये बच गया, tan ऑफ 9 थीटा, 9 थीटा का वैल्यू था हमारे पास में π/5 माइनस tan ऑफ थीटा का वैल्यू जो है मैं वो पुट कर ले रहा हूँ और -8। ठीक है, बस थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है यहाँ पे। थीटा तो खैर मेरा क्या है π/5 है, तो मैं π/5 रख लेता हूँ यहाँ पे। ये देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है 9 π/5 मतलब 10 π/5 माइनस π/5 है ना। 10 π/5 का मतलब क्या 2π माइनस π/5 ये चीज़ और माइनस 10 π/5 -8 ऐसा करके है। ठीक है, tan 2π माइनस थीटा, tan 2π माइनस थीटा होता है -tan थीटा, तो ये भी -tan थीटा लिखा है, यहाँ भी -tan थीटा लिखा है, तो -2tan थीटा हो जाएगा, यानी कि -2tan π/5 अपॉन 10 π/5 -8, आंसर इज -10। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। tan के जो इस तरीके के ऐसा प्रोडक्ट वाले टर्म्स दिखे सिग्मा के अंदर में, ठीक है ना, तो हमेशा ये जो दो एंगल है, ठीक है, इन्हीं के डिफरेंस के फॉर्म में हमारा ये चीज़ को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, क्या करके, वही ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। ठीक है ना, tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके। ओके, खैर तो ये तो बात हो गई अभी कुछ क्वेश्चंस की। अब हम लोग को आज के लेक्चर का जो है कुछ पढ़ना है, इसमें कुछ बातें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा याद रहने चाहिए, है ना, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और बहुत ही ज़्यादा इजी, आसान भी है। पहला पॉइंट है कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू किसका भाई, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों का, साइन थीटा कॉस थीटा इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। ठीक है, तो खैर ये सबको पता है, इसका प्रूफ वगैरह भी 10th क्लास में तुमको कर चुके हो। तो इसको मैं मैथमेटिकली अगर लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल, है ना, और यही सेम चीज़ कॉस के लिए भी होती है, मिनिमम वैल्यू -1 मैक्सिमम वैल्यू 1। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अगला पॉइंट है tan थीटा कॉट थीटा। देखिए, टेक एनी वैल्यू, एनी वैल्यू मतलब एनी वैल्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू -इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी टू, ठीक है, फ्रॉम एनी वैल्यू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। tan थीटा कॉट थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब ये भी अगर कहीं लिखा हो tan थीटा इक्वल टू 10⁻6, ठीक है ना, 10⁻26, सब सही है। ये tan थीटा का कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि आपको पता है tan क्या होता है, tan इज साइन बाई कॉस ना। ओके, अभी हमने देखा कि साइन जो है वो -1 से 1 के बीच का कोई नंबर, सेम गोज फॉर कॉस, कॉस इज ऑल्सो -1 to 1 इसके बीच का कोई नंबर। तो -1 से 1 के बीच का कोई नंबर लें, उसको डिवाइड करें -1 से 1 के बीच में किसी भी नंबर से, ऑब्वियसली एक्सेप्ट 0 से, है ना, तो दैट वैल्यू कैन बी वेरी लार्ज, इट कैन ऑल्सो बी वेरी स्मॉल, वो प्लस इन्फिनिटी भी जा सकता है, ठीक है ना, -इन्फिनिटी की तरफ भी जा सकता है। ओके, तो बस आपको ये याद रखना है, tan थीटा कॉट थीटा दे कैन टेक एनी वैल्यू, मैथमेटिकली वी कैन राइट ऑल्सो, ऐसा लिख सकते हैं, tan थीटा बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, cot थीटा ऑल्सो बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, आगे आते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट इज सेइंग sec थीटा cosec थीटा, ये जो रेसिप्रोकल है साइन का और कॉस का, दे कैन नेवर टेक एनी वैल्यूज
एनी वैल्यूज बिटवीन -1 एंड 1, बिटवीन -1 एंड 1, -1 और 1 के बीच का कोई भी नंबर, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू सेक का और कॉसेक का इन दोनों का नहीं हो सकता। -1 से 1 के बीच में बोला जा रहा है, -1 हो सकता है, +1 भी हो सकता है, लेकिन उनके बीच का कोई नंबर, जैसे अगर कोई लिखे, सॉरी मैंने साइन लिख दिया गलती से, अगर कोई लिखे सेक थीटा इक्वल टू 1/2, तो तुरंत तुम बोलोगे कि ये गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा कॉस थीटा इक्वल टू 2 आ जाएगा। तुम्हें पता है कॉस थीटा का वैल्यू तो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। आई बात समझ में? तो सेक थीटा कॉसेक थीटा जो है, दे कैन नेवर टेक एनी वैल्यूज बिटवीन -1 एंड 1। तो मैथमेटिकली इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा इट कैन टेक एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट द वैल्यूज फ्रॉम -1 एंड 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। या इसी सेम चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच का कोई नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब -∞ से -1 हो सकता है या फिर 1 से ∞ हो सकता है। ठीक है, ये जो दोनों चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, ये वाली बात और ये वाली बात, ये दोनों सेम चीज़ लिखा हुआ है। इन इक्वेशन वगैरह आप अगर लोग पढ़े हैं तो आपको पता होगा ये चीज़ ना। बस आपको याद क्या रखना है कि कॉसेक थीटा सेक थीटा कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकता। ओके, ये तो वैल्यूज की बात हो गई, रेंज की बात हो गई एक तरीके से कि क्या वैल्यूज हो सकती हैं। अब हम लोग अगले कुछ पॉइंट्स में समझेंगे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हम लोग बोल सकते हैं इनको, ठीक है ना, ये डिफाइंड कब होते हैं? मतलब क्या साइन का एंगल मैं कुछ भी रख सकता हूँ, टेन का एंगल मैं कुछ भी रख सकता हूँ, कोई ना कोई वैल्यू मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है, ये सोचना है मुझे। तो इसके लिए तो आप ये याद रखो कि साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है, साइन थीटा एज वेल एज कॉस थीटा, दे आर ऑलवेज डिफाइंड। इस बात का क्या मतलब है? ऑलवेज डिफाइंड का मतलब थीटा कैन बी एनी रियल, थीटा कोई सा भी रियल वैल्यू रखो, ठीक है ना, उसके साइन का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा ही। वो भी कौन सा वैल्यू आएगा? 1 से बड़ा नहीं होगा और -1 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों के अलावा, साइन और कॉस के अलावा बाकी कितने बचे? टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये चार जो हैं, इन चारों में हमें ध्यान रखना होता है। इन चारों में ये जो थीटा है, मतलब किसकी टेन की वैल्यू हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जो एंगल है बेसिकली, वो ऐसा आंख बंद करके नहीं रखना चाहिए। ठीक है ना, कुछ भी करेंगे मतलब ऐसे बहुत सारे एंगल्स होंगे जिनके टेन का वैल्यू बोला जाएगा नॉट डिफाइंड। कैलकुलेटर में डालोगे तो कुछ बताएगा नहीं, कंप्यूटर भी नहीं बताएगा, कुछ भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो डिफाइंड नहीं है ना। तो ऐसा क्यों है पहले वो समझ लिया जाए, और कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं है वो भी समझ लिया जाए। तो उनमें से ये पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि पहला पॉइंट मैंने लिखा सेक और कॉसेक के लिए, सॉरी सेक और टेन के लिए। सेक और टेन एक जैसा बिहेवियर इनका रहेगा, क्योंकि मुझे पता है टेन होता है साइन अपॉन कॉस और सेक होता है 1 अपॉन कॉस। यहाँ दोनों ही जगह डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा होगा कॉस थीटा। और खैर इतनी बात तो सबको पता है कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो वो पूरा फ्रैक्शन या जो नंबर है वो डिफाइन नहीं होगा। तो अब मुझे ये सोचना है कि कॉस थीटा जीरो कब कब होता है, कॉस थीटा जीरो कब कब होता है। जैसे सबको पता है कि कॉस 90 डिग्री, कॉस π/2 क्या होता है? जीरो। कॉस π/2 जीरो अगर है तो कॉस π + π/2 भी क्या होगा? ये भी जीरो होगा, है ना। ये सब तो हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं,
एक रोटेशन और फिर से प्लस पाई बाई टू, तो सेम ही एंगल पे पहुँचे ना, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूँ कॉस ऑफ माइनस टू पाई प्लस पाई बाई टू, तो ये भी जीरो होगा। क्यों? माइनस पाई बाई टू का मतलब कि हमने क्लॉकवाइज रोटेशन कर लिया, फिर प्लस पाई बाई टू गए तो फिर से हम लोग उसी 90 डिग्री एंगल पे ही हैं, तो कॉस 90 जो है वो जीरो ही रहेगा। तो अब इनको देखो क्या लिखा हुआ है, ये है पाई बाई टू, ये 5 पाई बाई टू, ये है माइनस 3 पाई बाई टू। आ रही है बात समझ में? कॉस 3 पाई बाई टू क्या होगा? कॉस 3 पाई बाई टू भी जीरो होगा, क्योंकि तुम इसको लिख सकते हो कॉस पाई प्लस पाई बाई टू। कॉस पाई पे तुम्हें पता है कि कॉस का कॉस ही रहने वाला है, और पाई प्लस कर रहे हैं तो ये पाई वाला होता है, यहाँ पे पाई प्लस कर रहे हैं तो उधर कॉस जो है वो नेगेटिव में आएगा, तो माइनस कॉस पाई बाई टू यानी कि जीरो। तो हम क्या देख रहे हैं? पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, माइनस 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, है ना। इन सब पे जो है कॉस जीरो हो जाता है। इसका मतलब कि जहाँ जहाँ पे कॉस जीरो हो रहा है, तो कॉस जीरो कहाँ कहाँ पे हो रहा है? cos theta becomes 0 at every multiple of every odd multiple of pi by 2। cos theta जो है वो पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स, पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स का मतलब ये चीज़ यही ना है, ऑड मल्टीपल्स पाई बाई टू के प्लस माइनस 5 पाई बाई टू, ठीक है। इन सब पे जो है कॉस का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो जब कॉस जीरो हो गया तो हमें पता है कि टेन और सेक जो है वो डिफाइन नहीं होगा। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है, थीटा कैन नेवर बी, टेन में सेक में थीटा जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? रीजन समझ में आ गया? क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो हो गया तो ना ही सेक डिफाइंड होगा और ना ही टेन डिफाइंड होगा, ठीक है। तो ये डिस्कशन समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कॉट और कॉसेक, इन दोनों का बिहेवियर जो एक ही जैसा रहता है, तो इसलिए इनको एक साथ लिखा है। यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि थीटा का वैल्यू जो है वो पाई का कोई भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए। पाई का कोई भी मल्टीपल बोलने का मतलब प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई, इसमें जीरो भी आ जाएगा, ठीक है ना। ये सब नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए समझो। क्योंकि कॉसेक होता है 1/sin, और कॉट क्या होता है? cos/sin। तो डिनोमिनेटर में क्या दिखा? साइन। इसका मतलब कि साइन थीटा कैन नॉट बी जीरो, साइन थीटा जीरो नहीं हो सकता। अब ये समझा जाए कि साइन जीरो होता कब है। साइन जीरो कब होता है? एक तो आपको पता ही है कि साइन जीरो डिग्री का वैल्यू जीरो हो जाता है। फिर दूसरा आपको पता होगा साइन पाई, अगर जीरो पे, यहाँ जीरो मतलब ये वाला ना, तो इसको जीरो भी बोलते हैं, 2 पाई भी बोलते हैं, 4 पाई भी बोलते हैं, 3 मतलब 6 पाई भी बोलते हैं। दीज आर द इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई ना। अच्छा, अब मैं अगर ऐसे लिखूँ कॉस पाई प्लस जीरो, कॉस पाई प्लस थीटा का वैल्यू, तो सॉरी साइन पाई, पाई प्लस थीटा का वैल्यू, तो साइन पाई पे तो चेंज होगा नहीं, साइन ही रहेगा, साइन जीरो हो जाएगा, ऐसा कुछ है ना। माइनस में आएगा, बेसिकली माइनस लिखो प्लस लिखो, साइन जीरो तो जीरो ही रहेगा। साइन पाई मतलब यहाँ पर पाई यहाँ रहता है वो भी जीरो है। फिर इसको पाई, 3 पाई, 5 पाई सब यही है। तो क्या दिख रहा है यहाँ से? ये जितने भी ये सब एंगल्स लिखे हैं, ये सब इधर भाई इधर पूरे के पूरे इवन आ गए और इधर पूरे पूरे ऑड आ गए। मतलब इवन ऑड हर एक तरीके का मल्टीपल आ गया। कहने का मतलब कि साइन थीटा बिकम्स जीरो वेन एवर थीटा इज एनी मल्टीपल ऑफ पाई। तो इस बात को हम समराइज करके ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इज जीरो वेन एवर थीटा इज
एनी मल्टीपल ऑफ पाई, पाई का कोई भी मल्टीपल हो गया थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा। और साइन थीटा अगर जीरो हो गया तो ना ही कॉसेक डिफाइन होगा ना ही कॉट, इसीलिए कॉसेक और कॉट को डिफाइन होने के लिए हमने लिखा कि थीटा जो है इट मस्ट नॉट बी ओके एनी मल्टीपल ऑफ पाई। तो ये जितना भी डिस्कशन है इसको चलो हम लोग एक टेबल के फॉर्म में अरेंज कर लिया जाए, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग अरेंज करके लिख लेते हैं। ये हेडिंग क्या लिखा हुआ है, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी आप इस पर ध्यान मत देना कि ये डोमेन का क्या मतलब है, रेंज का क्या मतलब है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है ये सब आएगा अभी हम लोग फंक्शन, ये जितने भी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ये जितने भी है ना, इन सब का ग्राफ पढ़ने वाले हैं, इन सबको फंक्शन की तरीके से ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। वो बात की बात है, अभी फ़िलहाल ये समझ लो कि डोमेन माने सिंपली वो थीटा की वैल्यू जहाँ पर डिफाइंड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और रेंज माने क्या क्या वैल्यू हो सकता है कहाँ से कहाँ तक, इतना याद रखो, ठीक है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा ये तो हमें पता है, थीटा का जो वैल्यू है बेसिकली डोमेन का मतलब कि थीटा की वैल्यू जिसके लिए हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइंड है, ठीक है। तो साइन और कॉस तो हमेशा डिफाइन, टेन और कॉट में क्या सॉरी ये चीज़ें हमेशा डिफाइन नहीं होती हैं, तो मतलब कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं होती हैं उसको मुझे ऑल रियल से सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। तो टेन और सेक ये दोनों हमने देखा था, ये डिफाइन नहीं होते हैं ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू पे, तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। ऑब्वियसली एन जो है वो इंटीजर है, तो यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख दें, 2n+1 इंटू पाई बाई टू, ठीक है। बाकी जो है ये दोनों कॉट और कोसेक ये हमने देखा कि एन पाई मतलब कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए, तो कोई सा भी रियल वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट एन पाई, ठीक है। ये डोमेन हो गया, मतलब थीटा की वैल्यू जिनके लिए हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइंड होगा। रेंज हमने देखा था साइन और कॉस का सेम ही था, -1 से 1 तक। टेन और कॉट का कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, टेन कॉट कैन टेक एनी रियल वैल्यू। सेक और कॉसेक ये भी हमने देखा था कि -1 से 1 के बीच का कोई नंबर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए मतलब उसको हमने अपने आर में से, जो हमारा पूरा आर मतलब कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ना, -∞ से इन्फिनिटी ये चीज़ और -∞ से इन्फिनिटी ये दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो सेक और कॉसेक -1 और 1 के बीच का कोई नंबर नहीं हो सकता है, ठीक। ये वाली चीज़ आपको याद कर लेनी है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ आसान से क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, अगर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू 2 है तो ये चीज़ का वैल्यू बताओ, ठीक है ना। पावर 10, अभी किसी को ऐसा लग सकता है कि ये पावर 10 तक कैसे पहुँचे, 1 पावर है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और, हालांकि मोस्टली लोगों को ये पता होगा बट फिर भी किसी को अगर कन्फ्यूजन है तो मैं बता दूँ, साइन जैसे यहाँ लिखा, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है बेसिकली साइन थीटा होल का पावर 10, ठीक है ना। ये दोनों इक्विवेलेंट है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, लेकिन ऐसे लिख दें अगर ब्रैकेट ना यूज करें, यहाँ पे ब्रैकेट अगर ये यूज ना करें तो वहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये जो पावर 10 है ये सिर्फ थीटा का है या पूरे साइन थीटा का है, तो ये कन्फ्यूजन ना हो उसी लिए उस पावर, ये जो पावर है, क्योंकि ब्रैकेट बार बार लगाना थोड़ा हमारे लिए कठिन काम है, तो इसीलिए हम लोग एक कन्वेंशन बना लिए हैं कि जो भी पावर रहेगा
साइन और थीटा के बीच में ऊपर लिख देंगे उसको, ठीक है ना। तो ये पावर ही है, होल पावर है ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ऐसा लग रहा हो कि भाई पावर 10 तक कैसे पहुँचे, तो आप देखो एक बार, ये लिखा है साइन थीटा और यहाँ लिखा है 1/sin थीटा, बोल रहे हैं ये 2 है, ठीक है। अब कुछ सोचो ये कब पॉसिबल हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है, आपको पता ही होगा कि x + 1/x इस तरीके की चीज़ का वैल्यू जो है वो 2 से ग्रेटर होता है या -2 से स्मॉलर होता है। तो यहाँ तो हमें 2 चाहिए ना, वो तभी सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब साइन थीटा का वैल्यू इटसेल्फ क्या हो जाए, 1। साइन थीटा अगर 1 हो गया ना, तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा भी क्या हो जाएगा, 1। और फिर अगर ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 1 का पावर 10 करें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर जो है वो 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक। आगे बोल रहे हैं कि अगर कॉसेक थीटा + 3/2 का वैल्यू 0 है, यानी कि कॉस थीटा = -3/2 है, तो साइन थीटा का वैल्यू बताओ। साइन थीटा का वैल्यू हम लोग नहीं बता पाएंगे, ये वाली कंडीशन जो है, ठीक है, ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो कभी भी -1 से स्मॉलर नहीं हो सकता। ये नंबर लाइन अगर मैं बनाऊं तो यहाँ बीच में 0, यहाँ -1 और यहाँ 1, तो यही वैल्यूज होने चाहिए -1 से 1 तक, ठीक है। -1 से इधर का कोई वैल्यू नहीं हो सकता, 1 से आगे का कोई वैल्यू नहीं हो सकता। -3/2 बोला ना, तो -3/2 जो है वो -1 से भी स्मॉलर हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। आज जो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो ये हमें देखना है रेंज ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज a sin थीटा ± b cos थीटा। इसका क्या मतलब हुआ, कहीं कुछ भी ऐसा लिखा हो ना, 10 sin थीटा -2 cos थीटा, ठीक है, -o +o बीच में, इसके रेंज का मतलब कि कौन से पॉइंट से, मतलब कहाँ से कहाँ तक इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, है ना। तो ये सब चीज़ हम लोग कैसे देख सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, इसी से आपको, इसी सेम टॉपिक में आपको ये भी पता चलेगा कि इस तरीके का, मतलब समथिंग मल्टीप्लाइड विथ साइन थीटा ± some constant multiplied with cos theta, how do we convert this whole thing into a single trigonometric function, whether sine or whether or cos, okay, how do we convert this type of two individual sine cos into one single trigonometric function, okay। तो देखते हैं, समझते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग। अभी ये a sin थीटा, मैं यहाँ पे ना a sin थीटा +b cos थीटा है ना, +b लेके चलता हूँ, बट आपको समझ आएगा वो प्लस हो बीच में माइनस हो, प्रोसेस विल भी सेम, है ना। करना क्या है, ये जो कांस्टेंट दिखाई दे रहा है जिसको मैं कोफिशिएंट्स बोल सकता हूँ साइन थीटा कॉस थीटा का, इनके होल स्क्वायर के सम के साथ, मतलब a² + b² और उसका स्क्वायर रूट है ना, उसके साथ में मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। तो हमने ये डिवाइड करा, यहाँ भी सेकेंड टर्म में भी डिवाइड करा, ठीक है, कुछ चेंज ना हो पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू, उसके लिए हमने मल्टीप्लाई भी सेम चीज़ से कर दिया। अभी भी ओरिजिनल जो है ये वाली चीज़ वैसे ही है मेंटेन, बस थोड़ा सा दिखने में अलग हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरी चीज़ है ना, इसको हम लोग कुछ बोल देते हैं, लेट्स से कॉस अल्फ़ा। जैसे ही अगर मैंने इसको कॉस अल्फ़ा मान लिया, जैसे मैंने इसको कॉस अल्फ़ा माना, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली b/this स्क्वायर रूट ऑफ a² + b², ये अपने आप ही साइन अल्फ़ा की वैल्यू हो गई, आपको देख सकते हो, ठीक है। कॉस अल्फ़ा आपको दिया हुआ है, मतलब इसको अगर हमने इस चीज़ को कॉस अल्फ़ा ट्रीट किया, एज्यूम किया, तो साइन अल्फ़ा कैलकुलेट करके देखोगे वो यही चीज़ आएगा, है ना। तो इस तरीके से फिर ये कुछ ऐसा बन जाता है, साइन थीटा कॉस अल्फ़ा + कॉस थीटा साइन अल्फ़ा,
ये वाली चीज़, ठीक है। और बाहर में क्या था, ब्रैकेट के बाहर इधर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, है ना। तो फिर ये कुछ फॉर्मूला तो दिख रहा है अपने को। क्या दिख रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इट मीन्स साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक। अब हमें पता है कि ये साइन ऑफ समथिंग, साइन ऑफ कोई सा भी एंगल लिखा हो, उसका जो रेंज आता है वो -1 से 1, उसका मैक्सिमम वैल्यू -1, सॉरी मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1, या फिर अगर बात करें रेंज तो -1 से 1 तक, ठीक है ना। तो अगर उसी में जैसे ये वाली बात आपको पता है, साइन थीटा प्लस अल्फ़ा का वैल्यू जो है वो -1 से 1 होगा। अब इसी में अगर हम लोग रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो ये रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ नेगेटिव टाइम्स रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पॉजिटिव से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ नथिंग बट पॉजिटिव, सो इन इक्वेशन का जो साइन है वो रिटेन है, जैसा पहले था वैसे ही है, ठीक। ओके, तो बस ये हो गया, ठीक है। अब इसको मैं बेहतर है थोड़ा सा, ये क्या चीज़ था, ये पूरा ये जो इस स्टेज में हमने लिखा है, ये ओरिजिनल यही वाला तो वैल्यू था, ये साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो हमने क्या देखा, इसका वैल्यू लाई करता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके माइनस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक, ठीक। तो ये चीज़, ये रेंज आ गई हमारे पास, है ना। इसको याद रख लेना है, बहुत ही ईजी है याद करना। तो ये जो हमारे साइन और कॉस के कोफिशिएंट दिखाई दे रहे हैं, बस इन्हीं को स्क्वायर करके जोड़ देना है, रूट के अंदर रख लेना है बस, है ना। एग्जाम्पल से समझिए, अगर कहीं लिखा हो √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमें पता है इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा दैट विल बी माइनस टाइम्स रूट ऑफ ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, √3, और बी का काम कौन कर रहा है, 1। तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से लेके प्लस टाइम्स, ठीक है। सॉरी, जो ब्रैकेट बनाएंगे यहाँ पे वो क्लोज ब्रैकेट होगा, है ना, ऐसा। तो इसका वैल्यू जो है वो -2 से लेके कहाँ तक है, 2 तक, सही है। मतलब अब कोई पूछे कि इसका जो है मिनिमम वैल्यू बताओ तो -2, और मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो +2, है ना। अब एक चीज़ यहाँ पर और थोड़ी, हालांकि ये हो गया है ना, बस इतनी बात आपको याद रखनी है, एक थोड़ा सा प्रिकॉशन है यहाँ पे, है ना। मैं उसको अभी समझाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको वो चीज़ समझ में ना आए अभी, क्योंकि वो थोड़ा सा आगे की चीज़ है, फंक्शन का पार्ट है। बहुत सारे लोग इसको यहाँ पे स्टेज पे बताते ही नहीं है, बस इतना बता के वो आगे निकल जाते हैं। बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक नोट यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये जो हमने लिखा है ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये तब होगा, ये चीज़ पॉसिबल तब होगी जब ये जो थीटा का वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चंस में। क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, है ना। 3 साइन थीटा -4 कॉस थीटा। तुरंत ही आप तो देखो ये ए क्या है, बी क्या है, ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू -4, सो व्हाट विल बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होगा, वो 3 का स्क्वायर हो गया 9, -4 का स्क्वायर हो गया 16, रूट के अंदर 5 है ना, तो -5 से 5 तक। तो बस यहाँ से मिनिमम मैक्सिमम दोनों मिल गया, मिनिमम इज़ -5, मैक्सिमम इज़ 5, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो खुद ही। ये देखो इसमें आगे एक एक्स्ट्रा प्लस है ना, तो वो +2 तो छोड़ो आप, +2 तो कॉन्स्टेंट ही है, आप इतना बताओ,
ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या होगा मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हो जाएगा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -√2 से √2 तक, -√2 से √2 तक। सही है, तो मतलब ये चीज़ की वैल्यू -√2 से √2 तक जा रही है। अगर उसमें मैं +2 कर दूँ तो बस लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों जगह पे ये 2 जो है वो ऐड हो जाएगा, है ना। ये तो सिंपल साइन इक्वेशन सॉल्विंग है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अपॉन 5 करके लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को ही आप देख लेते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू में क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या, मतलब क्या उसका रेंज है ना। अच्छा, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पे थीटा ही आपको दिखाई देना, कोई भी एंगल हो सकता है, एक्स लिखा हो सकता है, वाई लिखा हो सकता है ना। फार्मूला वही है, √3 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 4, रूट के अंदर 4 मतलब 2, तो -2 से 2 तक, ठीक है, ये न्यूमरेटर का वैल्यू हो गया। और अपॉन 5 जब करेंगे तो लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों ही जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर वैल्यू -5/2 से लेके कहाँ तक, 2/5 तक। तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों वैल्यू यहाँ से पता चल रहा है। ओके, यहाँ देखिए, ये जो चीज़ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में लिख दिया, है ना। तो हमने अभी किया था ये, शायद से ये थर्ड पार्ट में है ना। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +2, इसका वैल्यू आया था 2 - √2 से लेके 2 + √2 तक, है ना, 2 + √2 तक। अब मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है। ओके, तो रेसिप्रोकल करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो भी इंटरवल है ना हमारा, कहाँ से कहाँ तक, उसके बीच में जीरो नहीं आना चाहिए कभी, क्योंकि तुम्हें पता है जीरो का रेसिप्रोकल इज़ नॉट डिफाइंड, है ना। तो एक बार बस ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप चेक कर लो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 2 - √2 विल बी पॉजिटिव, 2 + √2 विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। तो कहने का मतलब इस वाले इंटरवल में जीरो नहीं आ रहा है कहीं भी, तो जीरो नहीं आ रहा है तो हम लोग सीधे इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं। रेसिप्रोकल लेते वक्त ध्यान रहे, रेसिप्रोकल लेते वक्त भी जो है इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है, इन इक्वेशन का साइन जो है क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ये आंसर हो गया, मिनिमम वैल्यू ये हो गया और मैक्सिमम वैल्यू ये वाला हो गया। ठीक, नेक्स्ट जैसे देखिए, नेक्स्ट में भी वही सेम चीज़, मतलब सेम चीज़ तो क्या, मतलब वैसा ही कुछ है, बट ये चीज़ डाटा थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 sin थीटा -4 cos थीटा लिखा हुआ है। हमें पता है कि 3 sin थीटा -4 cos थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, √a² + b² के नेगेटिव वैल्यू से लेके पॉजिटिव वैल्यू तक, है ना। तो वो आप कैलकुलेट करना, क्योंकि a का वैल्यू कितना है 3 और b का वैल्यू -4, तो वहाँ से √a² + b² जो है वो 5 के इक्वल आ जाएगा। तो मतलब -5 से 5 तक, -5 से कहाँ तक, 5 तक। ठीक, अब इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि मुझे रेसिप्रोकल करना है ना, तो रेसिप्रोकल करना है तो आप देखो यहाँ पे -5 से 5 के बीच में क्या आ गया, 0। तो अगर आपने इस बात का ध्यान रखे बिना अगर सीधे ऐसे रेसिप्रोकल लिख दिया ना, 3 sin थीटा -4 cos थीटा और ये ऐसा करके और -1/5 से 1/5, तो ये पूरा कम्प्लीटली गलत हो गया। ये चीज़ क्या गलत हो गया ये समझो। एक तो गलत वो चीज़ तो आपको समझ ही आ रही है, क्योंकि इस इंटरवल के बीच में जीरो है, तो आपने इफेक्टिवली जीरो का रेसिप्रोकल कर दिया है, जो कि हो नहीं सकता कभी, है ना। और उसकी वजह से आंसर जो है वो बिल्कुल ही एकदम 180 डिग्री अपोजिट आ गया। तो आंसर असली वाला क्या होगा वो देखो, हमें पता है कि जीरो का रेसिप्रोकल हम कर नहीं सकते, तो हम इसको जीरो पे ब्रेक कर लेते हैं इस तरीके से। अब इस चीज़ का वैल्यू जो है, इस चीज़ का वो जीरो नहीं हो सकता है इस ओरिजिनल क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 1/0 तो हो नहीं सकता है। तो इस चीज़ का वैल्यू अगर जीरो नहीं हो सकता है तो -5 से जीरो रहा होगा, या फिर जीरो से लेके 5 तक रहा होगा, इन्हीं में से कुछ वैल्यू होगा, जीरो तो होगा नहीं। तो हमने देखो ध्यान से जीरो पे जो है ना अपने इस इक्वेशन को स्प्लिट कर लिया, जीरो पे क्यों किया, रीजन इज़ वेरी क्लियर। अब हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। तो जब मैं रेसिप्रोकल यहाँ लिखूँगा, ये चीज़ है ना, इन इक्वेशन का साइन रिवर्स होता है, ठीक है, यहाँ भी रिवर्स होगा। ये एग्जैक्ट कोई जीरो तो है नहीं ना, जीरो, ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं लगा यहाँ पे, है ना, ध्यान रहे। दिस इज लेस देन जीरो, जीरो से थोड़ा सा कम है, जीरो से कम मतलब ना नेगेटिव, तो जीरो से कम मतलब ऐसे समझो इसको, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे 1,00,000 बार जीरो लिखा हुआ है, तो इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो एक तो वो चीज़ नेगेटिव रहेगी, दूसरा नेगेटिव रहने के साथ साथ में, नेगेटिव रहने के साथ साथ में ये जो चीज़ है इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसी चीज़ को हम लोग माइनस इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है ना। माइनस इन्फिनिटी का मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा नंबर है ना, नेगेटिव के अंदर बहुत ही छोटा नंबर, ठीक है। बीच में है आर, फिर यहाँ देखो ये एग्जैक्ट जीरो है नहीं, जीरो से थोड़ा सा ग्रेटर है, जीरो से थोड़ा सा ग्रेटर बोलने का मतलब पॉजिटिव नंबर ना, तो जीरो से थोड़ा सा ग्रेटर मतलब इस तरीके की चीज़ कोई, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर से जो है वो बहुत ही ग्रेटर नंबर आएगा, वो पॉजिटिव में आएगा, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी, और यहाँ इन इक्वेशन का साइन हमेशा रिवर्स करेंगे रेसिप्रोकल करते वक्त, तो ये ऐसा हो गया, साइन रिवर्स 5 का रेसिप्रोकल 1/5, है ना। तो ये आंसर अब आ चुका है। दो अलग अलग इंटरवल्स हैं, एक इंटरवल यहाँ लिखा है, बीच में और है, और का मतलब यूनियन, और दूसरा इंटरवल यहाँ लिखा हुआ है ना। तो इसको अगर मैं आंसर में लिखूँ तो लिखने का तरीका माइनस इन्फिनिटी से -1/5, ठीक है, यूनियन 1/5 से लेके इन्फिनिटी, ये आंसर है, ठीक है। ये इसका रेंज है बेसिकली। अब इस क्वेश्चन में, चूँकि ये क्वेश्चन किस क्वेश्चन का पार्ट था जिसमें मुझे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया था, इस क्वेश्चन का हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू नहीं बता सकते, क्योंकि मैक्सिमम आपको दिख रहा है ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी का कोई अंत नहीं होता है ना, इन्फिनिटी इज़ नॉट अ नंबर। कोई ऐसे नहीं बोल देगा कि मैक्सिमम वैल्यू इज़ इन्फिनिटी एंड मिनिमम वैल्यू इज़ माइनस इन्फिनिटी, नहीं, इन्फिनिटी इज जस्ट द सिंबल ऑफ अ वेरी बिग नंबर एंड माइनस इन्फिनिटी इज द सिंबल ऑफ वेरी वेरी स्मॉल नंबर। सो इस केस में मिनिमम मैक्सिमम कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। रेंज पूछा जाता, अगर क्वेश्चन में रेंज पूछा जाता तो उस रेंज वाले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाता, ठीक, ओके। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको नोट करिए और इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, और बताएंगे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ओके। और फिर अगला क्वेश्चन ये है, इसमें आपको करना है, क्या करना है, ए और बी का वैल्यू बताना है, फाइंड ए एंड बी, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, 4 पार्ट्स हैं इसके, ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अगर मैं एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को देखो सिंगल साइन एक्स में कन्वर्ट किया गया है, तो ऐसे में यहाँ पे क्या चीज़, कौन सा नंबर आएगा और यहाँ एक्स के साथ में कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो एक पार्ट में सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको, है ना, फर्स्ट पार्ट इसका। तो क्वेश्चन देख के ये लग रहा है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मुझे साइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो तरीका वही, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 और 1 का स्क्वायर किया, ऐड किया रूट के अंदर, मतलब 1/√2 के साथ में क्या किया, डिवाइड किया, कुछ चेंज ना हो उसके लिए मल्टीप्लाई किया, √2। अब ये 1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस फिर से 1/√2 इंटू कॉस एक्स, ऐसा है ना। तो अब ये चीज़ को मुझे एक सिंगल साइन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं साइन ऑफ ए प्लस बी या साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बनना चाहिए, प्लस वाला फार्मूला बनेगा क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है। तो ये जो 1/√2 है ये वाला, ठीक है, फार्मूला बनाने के लिए इसको हम लोग कॉस ऑफ पाई/4 तो लिख ही सकते हैं, इंटू साइन एक्स, ठीक है ना, एंड प्लस ये वाला जो 1/√2 है, अब कोई बोलेगा इसको भी सर कॉस पाई/4 लिख लो, लेकिन कॉस पाई/4 लिखेंगे ना तो कोई फार्मूला बनेगा नहीं, तो इसलिए मैंने इसको साइन पाई/4 लिख लिया, ठीक है। यही सब तो मैनिपुलेशन है।
अब आप ध्यान से देखो तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ ए प्लस बी। तो साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 हो गया और यहाँ पे √2। और क्वेश्चन में इसको क्या बोल रहा था वो, साइन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू ए। कंपेयर करो तो तुरंत ए का वैल्यू क्या दिख रहा है √2 और बी का वैल्यू क्या दिख रहा है पाई बाई 4। ये आंसर हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से बाकी के जो 3 पार्ट हैं ये आप खुद करोगे, और इससे पहले ये वाला भी क्वेश्चन था, इसको भी आप खुद करोगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।